So, good afternoon to all. Students, I already told you to rename yourself. Those, is my voice clear? Use chat box to answer. Chat box. Good afternoon, sir. Okay. Those who are with such name like Galaxy, Realme, those students are advised to change their name. Remove yourself. Come by naming. Okay. Don't come with Galaxy or something like that. I will remove you. So those with those name, okay, better take leave, change your name, then come back. So now today we will see chapter power sharing, and in power sharing we will see majoritarianism in Sri Lanka. Majoritarianism in Sri Lanka. Earlier, we saw the ethnic composition of Belgium and Sri Lanka and the problems there because of different ethnic composition, different ethnics. हम लोगों ने चैप्टर के शुरू में पावर शेयरिंग के डेफिनेशन को समझा। हम लोगों ने देखा कि कैसे बेल्जियम में, श्रीलंका में डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं और उन एथनिक ग्रुप्स के बीच में जो प्रॉब्लम है, टेंशन है। मूविंग अहेड, द नेक्स्ट पॉइंट इज मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। आगे बढ़ते हुए जो अगला टॉपिक है वो है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म का हिंदी शब्द होता है बहुलवाद या फिर बहुसंख्यकवाद। नाउ लेट्स से श्रीलंका इमर्ज्ड as an independent country in 1948. 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र होता है। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र होता है। 1948 लोकतंत्र वहां आती है। वहां की जो सरकार है वह प्रयास करने लगती है, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वे संख्या के आधार पर प्रयास करती है पावर में आने का, और इस तरह से
रिजल्ट यह होता है कि श्रीलंका में जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, जो चुनी हुई सरकार है, वह मेजोरिटेरियन मेजर्स अपनाने लगते हैं। वैसे स्टेप्स वे उठाते हैं, वे एडॉप्ट करते हैं, जिससे बहुसंख्यकवाद को, मेजोरिटेरियनिज्म को, जिसकी संख्या ज्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक, वह अपने अनुसार देश की सरकार को चलाए, ऐसा काम वहां चुनी हुई सरकार करने लगती है। इन 1956 में an act was passed to recognize Sinhala as the only official language disregarding Tamil। बच्चों, हम लोगों ने देखा चैप्टर के शुरू में कि श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन में भाषा के आधार पर जो दो बड़े समूह हैं, वह है सिन्हला बोलने वाले 74% और तमिल बोलने वाले 18%। लेकिन श्रीलंका की चुनी हुई सरकार 1956 में एक एक्ट ला करके, एक्ट को पास कर कर सिन्हला को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करती है, रिकॉग्नाइज करती है, और इस तरह से वे तमिल को डिसरिगार्ड करते हैं। द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs। जो सरकार थी वह ऐसे कदम उठाती है जिससे यूनिवर्सिटी में सिन्हला बोलने वाले आराम से दाखिला मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब्स में सिन्हला को आसानी हो, और तमिल्स के लिए यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब्स के दरवाजे बंद हो जाए। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन सामने आता है उसने बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करने का और बढ़ावा देने का काम किया, प्रोटेक्ट करने का और फोस्टर करने का काम किया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने। इस तरह से हम यह देखते हैं कि चुनी हुई सरकार है श्रीलंका में, लेकिन फिर भी वह सरकार जिनकी संख्या ज्यादा है सिन्हला बोलने वालों के, उनके फेवर में एक के बाद एक अनेकों कदम उठा रहे हैं। दे आर टेकिंग स्टेप्स वन आफ्टर अनदर, एंड दिस increased the tension between Sinhala and Tamil। भाषा के आधार पर सिन्हला बोलने वाले, तमिल बोलने वाले के बीच जो प्रॉब्लम थी, जो दूरियां थी, सरकार के ऐसे कदम से वो बढ़ता है। All these government measures coming one after another gradually increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamil। सरकार के ये कदम श्रीलंकन तमिल्स के मन में यह भावना लाती है कि गवर्नमेंट इज इग्नोरिंग देम। नाउ वीडियो तुम लोग ऑफ कर लो, बेटर यू ऑफ योर कैमरा वीडियो, और अगर प्रॉपरली बैठे हो देन ओनली ऑन योर वीडियो। ओके, इफ यू आर इन स्कूल ड्रेस, यू आर इन प्रॉपर वे, देन ओनली, otherwise better off your video।
So we are talking about majoritarianism in श्रीलंका. श्रीलंकन सरकार के इन कदमों से वहां के तमिल्स को लगता है कि उनसे जो व्यवहार हो रही है श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा वह सही नहीं है और उनके राइट्स जो हैं वे छीने जा रहे हैं. They felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture. उनको यह, ठीक है, वो ये फील करने लगे, जो तमिल्स हैं वो ऐसा महसूस करने लगे कि जो सिन्हला की पार्टियां हैं, और सिन्हला मोस्टली क्या है, बुद्धिस्ट धर्म से, वे बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं. तो तमिल्स यह फील करने लगे कि उनके लिए कोई भी पार्टी नहीं है जो सिन्हला की पार्टी है, ठीक है. नन ऑफ देम आर गोइंग टू रेज देयर वॉइस. दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट अ मिनट. Constitution, government policies denied them equal political rights, discriminate against them in getting jobs and other opportunity, and ignored their interest. जो तमिल्स हैं वो ये फील करने लगते हैं कि सरकार अपनी पॉलिसीज के जरिए उनके जो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं या फिर जो इक्वलिटी की बात है जॉब में, अदर अपॉर्चुनिटीज में, उसको वे इग्नोर कर रहे हैं एज अ रिजल्ट. और सिन्हला जब ऐसा महसूस करने लगे, ऐसा फील करने लगे अपनी सरकार को लेकर, बिटवीन सिन्हला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम, जो टेंशन था, तनाव थी सिन्हला और तमिल कम्युनिटीज के बीच में श्रीलंका में, वह समय के साथ बढ़ता गया, समय के साथ उसमें और कठोरता आती गई. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरलाइन इट. द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज. श्रीलंकन तमिल्स ने देखा कि जो सिन्हलास हैं उनकी पार्टियां उनकी आवाज नहीं उठा रही हैं, उन्होंने अपना पार्टी लॉन्च किया. एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन, और श्रीलंकन तमिल्स ने स्ट्रगल किया कि उनकी भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया जाए. और फिर उन्होंने डिमांड किया रीजनल ऑटोनॉमी की. जहां श्रीलंकन तमिल्स की आबादी है वहां उनको सरकार बनाने और साथ में कुछ और दूसरे छूट मिले. रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और तीसरा डिमांड उनका था इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन और जॉब्स में. सो हियर थ्री डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स आर गिवन. दे डिमांड these three they demanded these 3 points, these 3 issues were big for them. ये जो 3 डिमांड यहां दिए हुए हैं वे तमिल्स के मुख्य मांगों में से, मुख्य डिमांड्स में से थे, और उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट से ये डिमांड रखा. बट देयर डिमांड for more autonomy to provinces populated by the Tamils were repeatedly denied. लेकिन जो उनके डिमांड थे तमिल्स के, विशेष करके ऑटोनॉमी वाले, अभी ऑटोनॉमी क्या है, ऑटोनॉमी से उन्हें यह मिलता कि जिस रीजन में तमिल्स थे वहां उनकी सरकार होती और उस एरिया के लिए मैक्सिमम निर्णय वे ले पाते. तो ये जो डिमांड्स थे उनके सरकार ने नहीं माना. बाय 1980s 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam. Underline this, Elam means state. 1980s के करीब तक बहुत से ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स बनते हैं, दूसरे और ग्रुप्स भी बनते हैं,
और वे डिमांड करते हैं इंडिपेंडेंट तमिल एलम, कि तमिलों के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट में जहां तमिलों की आबादी ज्यादा थी। और रिजल्ट क्या हुआ, ये सिविल वॉर में चेंज हो गया, सिविल वॉर। और सिविल वॉर क्या होता है आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड 9 रशियन रिवॉल्यूशन में। स्टैंडर्ड 9 रशियन रिवॉल्यूशन में भी सिविल वॉर की चर्चा हुई थी। एक बार फिर बोलता चलो, जब किसी देश में दो अपोजिट ग्रुप हो जाए और वे हथियार वेपन्स लेकर के एक दूसरे के विरुद्ध हमले करने लगे, युद्ध करने लगे, in that or those war within the country in two groups known as civil war। अगर किसी देश में दो ग्रुप बन जाए, हथियार बंद ग्रुप, और वे युद्ध करने लगे, द सिचुएशन विल बी सिविल वॉर। तो श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू हो गई। जो तमिल्स थे उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, साथ में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बने, एंड दोस militant organization they started fighting with the military, with the government of Sri Lanka। और एक नाम बड़ा उसमें चर्चा में आया, प्रभाकरण। प्रभाकरण एक ग्रुप वहां बनी थी, LTTE, LTTE, और उसका मुखिया हुआ करते थे या था प्रभाकरण। ओके, फॉर मेनी तमिल्स दे टेक द नेम ऑफ प्रभाकरण with respect, okay, but for the government of Sri Lanka he was a big problem, okay। और काफी भयंकर युद्ध हुई श्रीलंका में उन दिनों। आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट में लिखा हुआ है श्रीलंका जो उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल किया, एजुकेशन हासिल किया, हेल्थ में अच्छा किया, बिकॉज ऑफ सिविल वॉर श्रीलंका जो है वह बुरे समय को देखता है, उसके डेवलपमेंट पीछे हो जाते हैं। बाद में चल करके शांति आती है, श्रीलंका फिर तरक्की के राह पर जाता है। फाइनली 2009 में सिविल वॉर ऑफिशियली एंड हुआ, 2009। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज accommodation in Belgium। accommodation in Belgium is our next point। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने देखा पावर शेयरिंग का डेफिनेशन, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, श्रीलंका एंड द रिलेटेड प्रॉब्लम्स। टुडे we studied about majoritarianism in Sri Lanka, and our next topic is accommodation in Belgium। our next point is accommodation in Belgium। और हम लोगों ने बात की सिविल वॉर की। देखो ग्लोसरी में इसी पेज पर सिविल वॉर का डेफिनेशन दिया हुआ है, a violent conflict between opposing groups within a country, ठीक है, that intense, so intense that it appears like a war। एक देश में दो ग्रुप्स के बीच में इतनी भयावह युद्ध, ठीक है, या वायलेंस जो युद्ध की तरह नजर आए। श्रीलंका में वे लोग जो डाइवर्सिटी थी उसको अकोमोडेट नहीं किए, they not talked with each other, they not seriously tried to reduce their conflict, and the result was civil war। पर बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में भी टेंशन था,
फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वालों के बीच में। बट इन बेल्जियम दे वर्कड। नाउ लेट्स सी, द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियम के लीडर्स ने डिफरेंट पाथ अपनाया। वहां वायलेंस नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोर नहीं किया जो गवर्नमेंट में थे। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ रीजनल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी है, बट वी हैव टू लिव टुगेदर इन पीसफुल वे। बिटवीन 1917 एंड 1993, 1970 से, ठीक है, 1970, 1970, 1970 से 1993, 23 ईयर्स का टाइम हुआ। इस दौर में दे अमेंडेड, दे मीन्स बेल्जियम, पीपुल ऑफ बेल्जियम, लीडर्स ऑफ बेल्जियम, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने अपने संविधान को 4 टाइम्स, याद रखना 4 टाइम्स अमेंड किया, ठीक है, अरेंजमेंट करने के लिए, जिससे सब लोग साथ रह सकें विद इन द सेम कंट्री। The arrangement they worked out is different from any other country and very innovative. बेल्जियम ने उस समय जो यह काम किया अरेंजमेंट का, वह काफी इनोवेटिव माना गया। ठीक है, अब क्या कदम उन्होंने उठाए? 4 मेन मेजर्स आर गिवन हियर। 4 बड़े कदम जो उन्होंने उठाए वह यहां दिया हुआ है। पहला काम उन्होंने किया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स that the number of Dutch and French speaking minister shall be equal in the central government. उन्होंने यह कॉन्स्टिट्यूशन में बात अपनाई कि जो मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले इक्वल नंबर में होंगे, इक्वल नंबर में होंगे। Some special laws required the support of majority of members for each linguistic group. कुछ मुद्दों पर तो ऐसा किया गया कि स्पेशल मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए, मेजोरिटी का, ठीक है, हर ग्रुप से। अगर कुछ ऐसे विषयों पर, जैसे आप अपने देश में देखते हो, ठीक है, कि हमारा संविधान की कुछ बातें, कुछ प्रोविजंस सिंपल मेजोरिटी, कुछ स्पेशल मेजोरिटी, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा, 9 में भी पढ़ा, और कुछ प्रोविजंस स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन से पास होते हैं। तो उस तरह की एक बात इन्होंने अपनाई कि कुछ बातें जो हैं, और विशेषकर से लैंग्वेज कल्चर वाली जो बातें हैं, उससे रिलेटेड बातें, ठीक है, मेजोरिटी दोनों ग्रुप में होनी चाहिए। नाउ सेकेंड पॉइंट, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर को स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। ठीक है, श्रीलंका में तमिल्स ने डिमांड किया था स्टेट गवर्नमेंट, बट मिला नहीं। बेल्जियम में इन्होंने रीजन वाइज गवर्नमेंट बनाया, और उस स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत से पावर दे दिए गए कि चलो आप इन मुद्दों पर आप अपना काम कर लो। ओके, और स्टेट्स को पावर दिए गए। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट, स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं था। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना धौंस जमाए, रौब जमाए, ऐसे बात नहीं थी। इंडिया में भी आप देखो, जो स्टेट्स हैं उनको बहुत से अधिकार हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके सामने स्टेट गवर्नमेंट अच्छी बुनियाद के साथ खड़ा रहता है, हिंदुस्तान में भी। सिमिलरली मेनी प्रोविजंस वर डन इन बेल्जियम आल्सो, सो दैट स्टेट गवर्नमेंट जो है दिखे कि हाँ भाई मजबूत सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उसको हर समय झुकना ना पड़े। सो वी हैव सीन 2 अरेंजमेंट। नंबर 1, सबसे पहली बात क्या हुई कि
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें दोनों की संख्या इक्वल। ठीक है, अगर मान लो 5 डच बोलने वाले मंत्री बनेंगे तो 5 फ्रेंच बोलने वाले। दूसरा कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया। थर्ड, ब्रुसेल हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट। जो ब्रुसेल, ब्रुसेल क्या है? ब्रुसेल इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। तो ब्रुसेल का जो एरिया है उस एरिया के लिए भी अलग से सरकार बनाई गई। और यहां भी अब देखो, ब्रुसेल में 80% थे फ्रेंच बोलने वाले, लेकिन फिर भी वो सहमत हुए और ब्रुसेल में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया दोनों का, डच बोलने वालों का भी और जर्मन बोलने वालों का भी। सो दिस वाज द थर्ड प्रोविजन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, फोर्थ प्रोविजन। चौथी बात उन्होंने क्या अपनाई? फोर्थ पॉइंट, apart from the central and the state government, there is a third kind of government। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखा, हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट देखा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावे बेल्जियम में एक तीसरा गवर्नमेंट भी था। ठीक है, तीसरा गवर्नमेंट हमारे यहाँ भी है, बट इट इज नॉट सेम व्हाट इट इज इन बेल्जियम। जो हमारे यहाँ का थर्ड गवर्नमेंट है, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वह वैसा नहीं है जैसा कि बेल्जियम में है। ओके, सो द थर्ड गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। क्या है देखते हैं। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो तीसरा गवर्नमेंट है वह है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच, जर्मन। अब देखो इसको समझो, कम्युनिटी गवर्नमेंट, वहां डच के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, कंफ्यूज नहीं करना है। यह जो डच के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट है वह रोड बनाने का काम नहीं करेगी, उसको सरकार नहीं चलाना है। फ्रेंच के लिए भी कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जर्मन स्पीकिंग के लिए भी कम्युनिटी गवर्नमेंट है। ठीक है, ध्यान देना, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट है, इनका केवल फंक्शन क्या है? इनका केवल फंक्शन है उस लैंग्वेज वाले का कल्चरल एजुकेशनल इश्यूज को देखना। ठीक है, उनका केवल काम क्या है? कल्चर रिलेटेड, एजुकेशनल रिलेटेड, ठीक है, और फिर लैंग्वेज रिलेटेड जो इश्यूज हैं, केवल उन्हीं पर ये काम करते हैं। दे सपोर्ट द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम ऑन दीज 3 इश्यूज। अब ये नहीं सोचना कि ये सरकार है, ठीक है, तो ये जाकर के कहीं पर नदी को जोड़ेगा, कहीं पर कैनल बनाएगा, डैम बनाएगा, नहीं। ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है वहां, यह काम वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसके जुरिस्डिक्शन में जो एरिया आ जाए। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का केवल काम है कल्चरल प्रमोशन करना। ठीक है, कहीं पर वो मेला आयोजित करेगा, कहीं पर, ठीक है, फेट, फेस्टिवल या फिर डिबेट अपने कल्चर के संबंध में, ठीक है, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसकी भाषा को लेकर के, या क्या व्यवस्था है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। सो दीज इश्यूज दे हैव टू सी हुम, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ध्यान रखना, कम्युनिटी गवर्नमेंट तो भारत से हट करके है, या दुनिया के बहुत सारे देशों से हट करके यह व्यवस्था है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट, बेल श्रीलंका देखो, श्रीलंका हंसी खुशी उनका घर चल रहा था, उन्होंने झूठ मूठ का मेजोरिटेरियनिज्म की राह पर गए। ठीक है, दैट वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड कि ऐसा करेंगे तो हम बराबर सिन्हला के द्वारा चुने जाएंगे,
बट दैट डिस्टर्ब द होल कंट्री। दूसरा तरफ देखो, बेल्जियम मिल बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उन्होंने सबकी बात वहां रखी। रिजल्ट, रिजल्ट देखो, ठीक है। दिस हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ। श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया, यहां पर वह बच गया, ठीक है, दो ग्रुप के बीच में। और व्हेन द व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, जब यूरोप के बहुत से देश यूरोपियन यूनियन बनाए, ठीक है, उन्होंने ब्रुसेल को हेडक्वार्टर के रूप में चुना, ठीक है। व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन, उन्होंने हेडक्वार्टर चुना ब्रुसेल को, जो बेल्जियम की राजधानी है। क्यों चुना? क्योंकि यहां पीसफुल एटमोस्फेयर था, ठीक है। तो बेल्जियम ने अपने यहाँ एटमोस्फेयर, पॉलिटिकल एटमोस्फेयर ठीक किया। उसके पीछे पीछे वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, लोगों का जीवन बेहतर हुआ। और इसका उलट श्रीलंका में हुआ, जहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया। नाउ सम क्वेश्चन टू यू पीपुल, देखते हैं कौन रिप्लाई करता है पहले। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन श्रीलंका हु whose number are more, French speaking people or Dutch speaking people? Sorry, in Belgium. In Belgium, who are in majority, Dutch speaker or French speaker? You have to answer through chat. Nisa Bharti, Dutch. Right answer. No other response. Now next question. Okay, other response. हर्ष राज ने भेजा डच, ठीक है, डच इज द राइट आंसर। डच स्पीकिंग पीपल जो है बेल्जियम में मेजोरिटी में है। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, पहला 3 का मैं नाम दूंगा। श्रुति सिंह ने भी आंसर किया, वेरी गुड, शाबाश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बेल्जियम में डच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी में है, ब्रुसेल में कौन मेजोरिटी में है? Who is in majority in Brussels, the capital city of Belgium? Nisa Bharti, first one to respond. Okay, waiting for other responses. Waiting for other responses. Arya Kumari, second one to answer. Two responses came. Both answer is right, and the answer is waiting for other response. And the answer is French speaking. Answer given by Nisa Bharti. Nisa Bharti. And Harsh, Arya Kumari. Third answer came from Harsraj. All the 3 answers are right. With this, if any question, put it in chat. Otherwise, I will end. Okay, Shruti Singh ने आंसर किया 40% speaks French language. 40% speaks French language. Where? In Belgium. In Brussels, French speaking people are 80%. ठीक है ना? पूरा बेल्जियम की बात करें तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो हैं वे 80% हैं, ठीक है, 80% इन ब्रुसेल, ठीक है। चलो, या तो 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है पूरे बेल्जियम की बात करेंगे, तब ब्रुसेल की बात करेंगे, देयर परसेंटेज इज 80%। विथ दिस
I am going to end today's class. इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास भी होगा आफ्टर 10 मिनट्स. हैव अ नाइस टाइम. गॉड ब्लेस यू ऑल. कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे. वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. थैंक यू very much. And thank you very much for decorating class also.